तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ऑफ द एनविलपिंग कोन ऑफ द एलिप्सॉइड whose vertex is P by the plane z is equal to 0 is a parabola. Find the locus of P. तो देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। सेक्शन ऑफ द एनविलपिंग कोन ऑफ द एलिप्सॉइड whose vertex is P। तो हमारे पास जो है एनविलपिंग कोन का सेक्शन, एनविलपिंग कोन whose vertex is P। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है, जब हम कहते हैं कि सेक्शन ऑफ द एनविलपिंग कोन बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि जब हम एनविलपिंग कोन को z इज इक्वल टू 0 प्लेन से काट देंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगा उसको हम बोलते हैं सेक्शन ऑफ द एनविलपिंग। तो अब आपके पास जो है ये सेक्शन ऑफ एनविलपिंग कोन या सेक्शन ऑफ एनविलपिंग सिलेंडर, इस तरह की टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी। तो आपको सेक्शन ऑफ एनविलपिंग कोन या सेक्शन ऑफ एनविलपिंग सिलेंडर का क्या मीनिंग है, सेक्शन ऑफ एनविलपिंग कोन बाय द प्लेन या सेक्शन ऑफ द एनविलपिंग सिलेंडर बाय द प्लेन का मतलब ये है कि एनविलपिंग कोन को उस प्लेन से कट कर देना। तो जो हमारे पास फिगर आएगा उसका नाम होता है सेक्शन ऑफ द एनविलपिंग कोन। तो यहाँ पे मेरे पास जो एनविलपिंग कोन आने वाला है उसका जो वर्टेक्स है वो मुझे P दे रखा है। तो मैं P पॉइंट को मान लेता हूँ। लेट P x1 y1 z1 be the vertex of the enveloping cone। मैंने क्या किया, एनविलपिंग कोन का जो है वो वर्टेक्स मान लिया P को। तो इक्वेशन ऑफ एनविलपिंग कोन, इस एलिप्सॉइड के एनविलपिंग कोन की जो इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स P है, वो इक्वेशन आपके पास है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है S1 हमारे पास क्या है, S1 हमारे पास होता है ये जो कोनिकोइड दे रखा है, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। S1 मेरे पास क्या है, S1 ये पॉइंट में इसमें सीधा पुट कर देता हूँ। तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। और t मेरे पास क्या है, t मेरे पास है होता है x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर z1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, जो है एनविलपिंग कोन की इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। S तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। S1 मेरे पास है x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। और राइट साइड में t का स्क्वायर मीन्स x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर z1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1 और इस सारे का स्क्वायर।
तो ये यहाँ तक मेरे पास जो है वो एनविलपिंग कोन आ गया। अब अगर मुझे चाहिए सेक्शन, अब मुझे चाहिए सेक्शन ऑफ दिस एनविलपिंग कोन बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या करना है, इस एनविलपिंग कोन को z इज इक्वल टू 0 प्लेन से मीट करवाना है। सो दिस मीट्स द प्लेन z इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको z इज इक्वल टू 0 प्लेन से मीट करवाऊंगा तो जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे 0 रख दीजिए। तो ये मेरे पास यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ से x1 स्क्वेयर, यहाँ पे z कहीं नहीं है तो x1 स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस 1। ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़, और यहाँ से ये टर्म स्किप हो जाएगी। तो यहाँ से आएगा x1 बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 बाई बी स्क्वेयर माइनस 1 का और इसका होल स्क्वेयर। तो अब जब मैंने इस एनविलपिंग कोन को z इज इक्वल टू 0 प्लेन से काटा तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास स्टार, ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके लिए हम जो है अपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो वहाँ पे अगर मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ कोनिक थी ए एक्स स्क्वेयर 2hxy by स्क्वेयर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो कोनिक था ये पैराबोला को हमारे पास तब रिप्रेजेंट करता था जब हमारे पास एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी की कंडीशंस सेटिस्फाई होती थी। तो h क्या था हमारे पास, व्हाट इज h तो मेरे पास था एक्स वाई का जो कोफिशेंट है उसका हाफ। a क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट। b क्या है, वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये मेरी जो इक्वेशन है स्टार, ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करती है। तो स्टार represents the parabola if AB is equal to h स्क्वेयर। तो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट देखो, तो जब ये पूरी की पूरी टर्म एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इधर से एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट बनेगा 1 बाई ए स्क्वेयर इंटू x1 स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ से तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट राइट साइड से भी बनेगा। देखो तो राइट साइड से क्या बनेगा, तो जब मैं पहली टर्म का स्क्वेयर करूँगा तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर आएगा, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ से इस तरफ ले आओ तो वो बनेगा x1 का स्क्वायर ओवर a की पावर 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ये a आ गया। इसी तरह से मुझे अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो जो मेरे पास बनेगा 1 बाई बी स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। और इधर से मेरे पास आएगा y1 स्क्वायर ओवर b की पावर 4। और यहाँ से अब मुझे चाहिए h का मतलब है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ। तो देखो जब मैं यहाँ से 2ab निकालूँगा यहाँ पे, तो 2xy x1 y1, तो यहाँ से
हमारे पास एक टर्म आएगी, यहाँ से मेरे पास एक टर्म आएगी 2xy इंटू x1 y1 ओवर ए स्केयर बी स्केयर। तो ओबियसली बात है, मुझे x y की कोफिशेंट का हाफ चाहिए, तो वो मेरे पास आ गया x1 y1 ओवर ए स्केयर बी स्केयर और इसका होल स्केयर। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो ए बी इज इक्वल टू एच स्केयर वाली कंडीशन यहाँ से मैंने निकाल ली। तो अब देखो यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं हम। तो यहाँ से देखो x1 स्केयर बाई ए की पावर 4 और एक ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती हैं, यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ से मेरे पास बच गया 1 बाई ए स्केयर इंटू y1 स्केयर बाई बी स्केयर प्लस z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1, और ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से बी स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया x1 स्केयर बाई ए स्केयर प्लस z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1, और इधर मेरे पास आ गया x1 स्केयर y1 स्केयर ए की पावर 4 बी की पावर 4। तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से ये टर्म जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे ए स्केयर और बी स्केयर रह जाएगा। अब देखो x1 स्केयर y1 स्केयर, तो वो टर्म यहाँ से भी बन सकती है जब मैं पहली टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा और इस पूरी को मैं सेकंड टर्म मानूंगा। इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा, इसको मैं पूरी को सेकंड टर्म मानूंगा। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो x1 स्केयर y1 स्केयर ओवर ए स्केयर बी स्केयर, ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो x1 स्केयर बाई ए स्केयर इंटू z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1, ये सेकंड टर्म पहली वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो y1 स्केयर बाई बी स्केयर इंटू z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1, और ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1 का ऑल स्केयर, और राइट साइड में मेरे पास आ गया x1 स्केयर y1 स्केयर ओवर ए स्केयर बी स्केयर। तो ऑब्वियसली बात है, पहले वाली टर्म तो जो है वो कैंसल आउट हो रही है। तो जब ये कैंसल आउट हो गई, यहाँ से ये कैंसल आउट, जब हमने यहाँ से इसको कैंसल आउट किया, अब देखो यहाँ से z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1, ये तीनों टर्मों में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1 तीनों टर्मों में से कॉमन ले लिया। यहाँ से मेरे पास बचा x1 स्केयर बाई ए स्केयर, यहाँ से बचा y1 स्केयर बाई बी स्केयर, और यहाँ से बचा z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1, और राइट साइड इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये टर्म तो मेरी 0 है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ से मेरे पास क्या निकला, तो दिस इम्प्लाइज z1 स्केयर बाई सी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लोकस ऑफ p आ गया मेरे पास, क्योंकि मुझे क्या करना था, फाइंड द लोकस ऑफ p, और p पॉइंट मेरे पास था ये x1 y1 z1। तो जब मैं p पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करूँगा तो देयरफॉर locus of the point p is z square by c square minus 1 is equal to 0, implies z square by c square is equal to 1, implies z is equal to plus minus c। तो यही जो है इस p पॉइंट का लोकस है, यही हमारा
जो है वो आंसर है।